हाँ, तो पौधा जो था वो बेलर ने बेली को दे दिया, ठीक है। गमले में था पौधा, हाँ ठीक है। गमले की मिट्टी में सोने का सिक्का है ऑलरेडी पहले से, ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ, तुम बताओ क्या हो सकता है, निकाल सकता है वो? सेम वही बात, तुम कैमरा लगा रखा है ये मान लो। अरे तुम मेरे को एक बात बताओ, तुम लॉ को तोड़ना का क्यों ट्राई करते हो हमेशा? कि तुम्हें कोई ऐसी चीज क्यों करनी है जो तुम्हें तुम्हारे लॉ को तोड़ दे? ठीक है, मैं अभी भी बोल रहा हूं, लाइफ में ऐसे काम मत करना जहां तुम्हें पता है लॉ टूट रहा है, पर तुम बस इसलिए काम कर रहे हो क्योंकि पता नहीं लग रहा सामने वाले को। पता लग जाता है फंस जाओगे। हाँ, मिट्टी कहां से तू डाल रहा है? अरे तो मिट्टी तो उसमें आई थी ना पहले से, मिट्टी तो पहले से आई थी ना, तो उसमें मिट्टी तू कैसे डाल रहा है बता? हाँ, अरे क्या हो गया, क्या देख रहे हो तुम दोनों बैठ के? फोन रख लूं? हाँ थोड़े से फैक्ट्स में क्लैरिटी चाहिए, क्यों नहीं पता लग रहा सामने वाले को कि लकड़ी की चीज है वो? नहीं, बट तुम्हें देख के नहीं समझ आ रही है? क्या क्या सामने वाले को नहीं, रीजनेबल प्रूडेंट पर्सन को नहीं समझ आएगा कि लकड़ी की चीज है, तो बस फिर रीजनेबल प्रूडेंट पर्सन की तरह वो केयर करेगा। तो उस केयर के अंदर दीमक लग गई, लकड़ी खराब हो गई, तो उसकी गलती नहीं है, क्योंकि नॉर्मल पर्सन को तो नहीं लग रहा था कि उसके अंदर वो लकड़ी की चीज है। अगर सामने वाले को इतनी परवाह थी उस चीज की, तो वो बता के जाएगा कि ये समझ लेना लकड़ी की है, दिखेगा नहीं पर है लकड़ी की, ठीक है। क्लियर है? हाँ, बेलर ने फोन किसको दिया? मेरे पास तो पहुंचा ही नहीं कभी फोन। हाँ बोल, क्या कह रहा है? हाँ, गिराया गलती मेरी, नुकसान होता तो मेरी गलती होती। हाँ, स्टैंड उठाया फोन उठाया एक ही बात है, फोन स्टैंड के ऊपर था, ठीक है। तो गिरा है तो उससे डैमेज हुआ तो गलती मेरी होगी उसके अंदर, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है? बढ़ा जाए आगे। एडवर्स टाइटल, टाइटल मतलब गाइस, टाइटल मतलब पीपो, क्या करना चाह रहा है तू जीवन के साथ में अपने, हैं? हाँ, टाइटल समझ आ गया, ओनरशिप। एडवर्स टाइटल का मतलब, एडवर्स का मतलब क्या होता है? एडवर्स एक्सट्रीम नहीं होता। क्या क्या? एडवर्स, एडवर्स इंग्लिश वालों, 98 बता 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 बता। एडवर्स का मतलब होता है जो बेसिकली, एडवर्स टाइटल, टाइटल के सेंस में एक बार समझो। एडवर्स टाइटल का मतलब क्या हो गया कि जो चीज आपकी नहीं थी वो भी आपने मान के चला कि आपकी थी, ठीक है। सामने वाले को पता लग गया कि ये टाइटल आपका नहीं है, तो उसको समझ आ जाएगा कि ये कौन सा टाइटल है, ये एडवर्स टाइटल है, ठीक है। एडवर्स ऑर्डर क्या होता है? आपके अगेंस्ट में जो ऑर्डर आता है, कोई चीज आपके अगेंस्ट में हो रही है, टाइटल अगर एडवर्स हो गया तो मतलब आपका टाइटल नहीं रहा वो, अब आपके अगेंस्ट चला गया, मतलब आपका टाइटल नहीं है वो, ठीक है। सिनोनियम और मीनिंग में फर्क होता है ना। हाँ गाइस, हाँ, ओनरशिप क्या है? नहीं नहीं, हर केस में नहीं होगा, कुछ एक आधे एग्जांपल में हो सकता है, बट हर केस में नहीं होगा। एडवर्स टाइटल का मतलब आपको लग रहा है, मान लो ये जो स्टूल है वो मेरा है, मैं स्टूल ले जाऊं और किसी को पकड़ा दूं कि भाई रख लेना, संभाल लेना, बाद में पता लगे स्टूल मेरा ही नहीं था, मेरा स्टूल तो वो था,
ठीक है, तो एडवर्स टाइटल हो गया ना उस केस के अंदर। तो देखो जो बेली होता है उसको टाइटल से फर्क नहीं पड़ता, बेली जो होता है उसको टाइटल से फर्क नहीं पड़ता। क्यों? टाइटल की दिक्कत किसकी है? टाइटल की दिक्कत किसकी है? टाइटल की दिक्कत है बेलर की। वो एक्चुअल इशू क्या है? बेलर का है। तो बेली की एज सच कोई इशू नहीं है, बेली को यही लगता है कि जो टाइटल है वो इसी का ही होगा, तभी आके डिलीवर कर रहा है। तो एक बार आप रीड करते हैं इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, ठीक है। बेली मस्ट नॉट सेट अप ए टाइटल एडवर्स टू दैट ऑफ द बेलर। वो खुद से सेटअप नहीं कर सकता है टाइटल। मतलब कोई आके मान लो उससे पूछ रहा है ये गुड तो मेरा था, तेरे पास कैसे आ गया, ठीक है, तो वो बोलेगा कि मेरे को तो इसने दिया, कहते हैं नहीं 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 ये मेरा है। तो वो खुद से जजमेंट नहीं लेगा ये गुड किसका है, ठीक है, खुद से जजमेंट नहीं लेगा वो, ठीक है। तो वो खुद से एडवर्स टाइटल सेट नहीं करेगा। उसके बाद क्या दिया हुआ है? ही मस्ट होल्ड द गुड ऑन बिहाफ ऑफ एंड फॉर द बेलर, ही कैन नॉट डिनाई द टाइटल ऑफ द बेलर। उसको अगर ये पता है कि ये गुड उसको बेलर ने दिया है और बेलर ने बोला है कि उसका गुड है, तो बेली जो है वो यही मान के चलेगा कि वो जो टाइटल है वो सही है, वो बेलर का ही टाइटल है। मतलब वो गुड किसका है? ओनर कौन है उस गुड का? बेलर ही ओनर है। एंड कोई और पर्सन जो आगे क्लेम कर रहा है उस केस के अंदर वो गुड हैंडओवर नहीं करेगा दूसरे पर्सन को। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसको ये अज्यूम करके चलना है कि टाइटल किसका है? बेलर का है, ठीक है। क्लियर है? इसके अंदर एक एक्सेप्शन आता है, वो अपने बाद में डिस्कस करेंगे। हाँ बता निक्स, क्या पूछ रहा है? तो हाथ ऐसे करके, हाँ ठीक है। अब देखो राइट ऑफ अ बेलर की बात हो रही है, अब बेलर के राइट की बात आ रही है। तो बेली की जो ड्यूटी है वो हो सकता है बेलर का राइट हो, तो थोड़ा सा ओवरलैपिंग हो सकता है, तुम्हें चीजें मिले, बट एक्स्ट्रा चीजें भी हैं इसके अंदर, ठीक है। सबसे पहले क्या है? राइट टू टर्मिनेट द बेलमेंट। राइट टू टर्मिनेट का मतलब, हाँ पूछो भाई, पूछ पूछ। तेरे पास आ गई या उसने दे दी? तू घर से ले आया पूछ के, बिना पूछे? बिना पूछे चोरी कर ली मतलब तूने? तो बिना पूछ ले गया तो चोरी हुई। हाँ ओए ओए, हाँ हाँ बोल। नहीं देख, मैं, तू मेरे सवाल का जवाब देता जा साथ साथ। तू इसके घर से कोई चीज उठा के लाया? हाँ हाँ हाँ, चोरी कर ली या फिर ये देख, अगर बिना देख, सबसे पहले तो तूने क्राइम कर दिया यहाँ पे, ठीक है। हाँ अब क्रिमिनल बन गया, तो उसके बाद बता। हाँ 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 हाँ, शांत शांत शांत, हाँ। अरे पिपो, एक और टाइल टाइल तोड़ेगा क्या तू? है उधर वाली? हाँ इल्जाम तेरे पे आया है। हाँ बता 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 बता। हाँ क्या कह रहा है? अब इसके पास गुड है, वो इससे ये मांग रहा है उससे जाके, और तू बाहर बैठा है ना? वो तेरी छोड़ दे ट्रांजेक्शन, जो तेरी जो भी है, तूने तूने तो क्राइम कर दिया। देख अब देख उस केस में क्या है गाइस, उस केस में क्या है कि तेरा गुड नहीं है वो, पर तूने दिया है इसको ये बोल के कि तेरा है, तो ये ना इसको वापस नहीं देगा गुड, ये तेरा वेट करेगा या तेरे को ही देगा। इसके अंदर एक एक्सेप्शन होता है, एक एक्सेप्शन होता है। क्या होता है कि अगर मान लो इसके पास रीजनेबल ग्राउंड है, इसके पास रीजनेबल ग्राउंड है कि गुड इसका भी हो सकता है, ठीक है, तो वो वापस नहीं देगा, वो केस कर देगा टाइटल के लिए। देख लो दोनों में से किसका है, कोर्ट डिसाइड कर लेगा, मेरे को नहीं पता, ठीक है। वो चीज अपने अभी आगे बढ़ेंगे कैसे होता है। आया समझ में? फिर से कोई डाउट आ गया क्या? नहीं? हाँ हाँ ओए आलिन, यार ये पिलर के साथ कोई दिक्कत है क्या? है जो आता है हंसता रहता है, हंसता रहता है, बोलता रहता है। हाँ बोल। हाँ हाँ, बिना पूछे तू ले आया उसके घर से, तो तूने भी चोरी कर ली। वो दे नहीं रहा था, टाइम पीरियड हो गया था। हाँ हाँ, तो चक्कर यार ठीक है, पर देख बात वो आती है कि तेरा घर के अंदर घुसना भी वैलिड नहीं था, तूने ट्रेसपास किया है, तूने ट्रेसपास किया है, ठीक है, तो वहां पे ट्रेसपासिंग का केस होता है। अब वहां पे ऐसा तो है नहीं कि सामने पड़ी है, तू अंदर से घुसा उठा के ले आया, ये रोकेगा? अभी लड़ाई झगड़ा भी करोगे तुम लोग, ठीक है। तो तुम्हारे पास दूसरे के घर में घुस के जबरदस्ती करके सामान लाने का राइट कभी नहीं आएगा, ठीक है। ऐसे जिस दिन बोल दिया ना यहाँ की पुलिस ने लॉ पढ़ना छोड़ दूंगा मैं। हाँ
हाँ हाँ गाइस, तेरे को बैटरी टेंशन है क्या? गाइस, तो टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट, टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट का राइट किसके पास होगा? टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट का राइट किसके पास होगा? बेलर के पास होगा। ठीक है, अब उसके लिए देखो कुछ कुछ चीजें हो सकती हैं। आपने अर्ली टर्मिनेशन कर दिया तो आपको क्या करना पड़ सकता है? सामने वाले को पैसे देने पड़ सकते हैं। बट जो आपका टर्मिनेशन है वो अगर इस वजह से हो रहा है कि सामने वाले ने इनप्रॉपर यूज किया है, तब आपको सामने वाले को कंपनसेशन देने की जरूरत नहीं है। बट ये राइट टर्मिनेट करने का किसके पास में है? ये राइट टर्मिनेट करने का है बेलर के हाथ में। तो देखो क्या लिखा हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द बेलर इफ द बेली डज नॉट एक्ट विद रिगार्ड टू द गुड्स बेल्ड इनकंसिस्टेंट विद द कंडीशन ऑफ द बेलमेंट। ठीक है, ये सेम चीज हमने वहां पढ़ी थी। ठीक है, अगर आपने इनकंसिस्टेंटली यूज किया तो सामने वाले के पास राइट आ जाएगा उस बेलमेंट के एग्रीमेंट को, बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल करने का। वही सेम चीज यहां लिखी हुई है। इसमें मैंने तुम्हें पहले एक्सेप्शन बता दिया, टर्मिनेशन अगर इनकंसिस्टेंसी के बिना हुआ है तो उस केस में आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा, बेलर को कंपनसेशन देना पड़ेगा। इनकंसिस्टेंसी की वजह से हुआ है तो आपको कंपनसेशन नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है? उसके बाद राइट टू डिमांड बैक द गुड्स। राइट टू डिमांड बैक द गुड्स का मतलब क्या? टाइम पीरियड फिक्स जो था वो कंप्लीट हो गया, जो आपका पर्पस था वो फुलफिल हो गया। उसके बाद में आपके पास राइट है कि आप क्या कर सकते हो? सामने वाले से गुड मांग सकते हो। जैसे गुरुवर ने रेहान से मांगे थे गुड्स और उसने देने से मना कर दिया था। ठीक है, पर उसके पास राइट है मांगने का, उस राइट के लिए वो केस कर सकता है। ठीक है, उसके बाद क्या दिया हुआ है? हाउ टू फाइल अ सूट अगेंस्ट अ रॉन्ग डूअर। ठीक है, सूट अगेंस्ट रॉन्ग डूअर। रॉन्ग डूअर कौन होगा? रॉन्ग डूअर कौन होगा? बेलर के कंपैरिजन में या तो बेली होगा या कोई और पर्सन हो सकता है। ठीक है, तो राइट टू स्यू द बेली वाला जो पार्ट है रॉन्ग डूअर के अंदर क्या आता है? अपने ना बाद में 80, 180 और 181 के अंदर पढ़ेंगे। तो गाइस अगर तुम्हें पहले पढ़ना है तो मैं उसको पहले पढ़ा दूं पॉइंटर को। ठीक है, उस पॉइंटर को पहले पढ़ा देते हैं। जो आपका देखो दो चीजें दी हुई हैं, आपका टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट के रिगार्डिंग में एक टॉपिक दिया हुआ है, आपका रॉन्ग डूअर के अगेंस्ट केस फाइल करने के रिगार्डिंग में एक टॉपिक दिया हुआ है। नेक्स्ट पेज पे ही है, मतलब एक पन्ना पलटो आगे ही दिया हुआ है टॉपिक। ठीक है, तो मुझे ये बताओ पहले वो पार्ट पढ़ा दूं कि ये कंटिन्यू करना है? पर तुम्हें पढ़ना वैसे ही पड़ेगा, इसके साथ में पहले वो टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। जैसे तुम नोट्स बनाओगे उस हिसाब से पढ़ लो। ठीक है, तो बेसिकली आप देखो सबसे पहले क्या देखोगे? टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट वाले केस के अंदर जो आगे चीजें दी हुई है वो देखेंगे। टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट के अंदर देखो क्या दिया हुआ है 8.7 के अंदर। पहले दिया हुआ है कि टर्मिनेट कब कब हो सकता है? ऑन एक्सपायरी ऑफ स्टिपुलेटेड पीरियड, मतलब टाइम पीरियड जिसके लिए आपने सामने वाले को गुड्स दिए थे वो खत्म हो गया। ठीक है, उसके बाद में वो टर्मिनेट हो जाएगा गुड्स डिलीवर होने के बाद। ठीक है, उसके बाद क्या दिया? ऑन फुलफिलमेंट ऑफ द पर्पस, एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए दिया था, वो पर्पस फुलफिल हो गया तो बेलमेंट क्या हो जाएगी? टर्मिनेट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आप बाय नोटिस कर सकते हो। बाय नोटिस के अंदर देखो क्या होगा? देखो अगर नोटिस आपने दिया है कोई इनकंसिस्टेंट काम के लिए, सामने वाले ने क्या किया है? इनकंसिस्टेंट काम जो फॉलो करनी थी टर्म्स वो फॉलो ना करके कुछ और काम कर दिया है। ठीक है, तो उस केस में आप क्या करोगे? आप सामने वाले को एक नोटिस दोगे टर्मिनेट करने का। ठीक है, और टर्मिनेट उसके बाद में, नोटिस के बाद में वो हो जाएगा टर्मिनेट। ठीक है, अब देखो आपने सामने वाले को अगर नोटिस दे दिया है इनकंसिस्टेंसी की वजह से तो आपकी कोई दिक्कत नहीं है, टर्मिनेट करने का राइट आपके पास था। बट मान लो आपकी अगर नॉन ग्रेट, ये ऊपर वाली जो थी उसमें ग्रेशियस है कि नॉन ग्रेशियस है उससे फर्क नहीं पड़ता, पर अगर आपने ग्रेशियस बेलमेंट की है उसके अंदर सामने वाले को आपने नोटिस देके टर्मिनेशन करवा दिया है, उस केस के अंदर अगर सामने वाले ने कोई लॉस बियर किया है वो अर्ली टर्मिनेशन की वजह से या फिर टर्मिनेशन की वजह से, ठीक है, तो वो किसको पे करना पड़ेगा? वो किसको पे करना पड़ेगा? बेलर को पे करना पड़ेगा, क्योंकि टर्मिनेट करने का राइट किसके पास था? बेलर के पास ही था। ठीक है, तो बेलर ने क्या किया? टर्मिनेट किया, अर्ली टर्मिनेशन किया, तो उसके अंदर क्या होगा? सामने को नोटिस तो दिया, टर्मिनेट करना है तो नोटिस तो देना पड़ेगा, तो नोटिस दिया, उसके बाद में सामने वाले को नुकसान हो गया, सामने वाले को क्या हुआ? कुछ खर्चा करना पड़ गया, उस वजह से क्या होगा? आपको वापस से पैसे पे करने पड़ेंगे। किसको पे करने पड़ेंगे? बेलर को पे करने पड़ेंगे, बेली को। ठीक है, अब उसके अंदर देखो जो आपका खर्चा होता है, हर्जाना होता है, जो हमने देखा था पहले, क्या होता है उसके अंदर? अगर सामने वाले ने कोई गेन किया है उन गुड्स की वजह से, उसको कोई प्रॉफिट हुआ है उन गुड्स की वजह से, या फिर उसने कोई एक्स्ट्रा इनकम कमाई है उन गुड्स की वजह से, ठीक है, उससे आप लेस कर लोगे, उससे आप डिडक्ट कर लोगे। जो बैलेंस अमाउंट होगा, अगर वो ज्यादा है, आपका लॉस, सामने वाले का लॉस जो है वो ज्यादा है तो आपको पे करना पड़ेगा, वो इक्वल है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर उसके पास कमाई ज्यादा हो गई है तो आप कमाई नहीं लोगे वापस। ठीक है,
अनटिल अनलेस आपने उस चीज के लिए एग्री किया हुआ होगा तो। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, कोई डाउट आया समझ में? नोटिस से समझ आ गया? बाय डेथ, अब डेथ के केस में क्या होगा, अगर मान लो बेलर जो है या बेली जो है दोनों में से कोई मर जाए, ठीक है, और उसके उस चीज के रिगार्डिंग कोई एग्रीमेंट नहीं था पहले से, तो वो बेलमेंट क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, सामने वाले टर्मिनेट हो जाएगी, सामने वाले को वापस से आपको गुड्स डिलीवर करने पड़ जाएंगे। उसके बाद क्या दिया हुआ, डिस्ट्रक्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। डिस्ट्रक्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर का मतलब क्या है, जिस चीज को आपने बेल किया था, जिस चीज के रिगार्डिंग बेलमेंट हुई थी, वही चीज खत्म हो गई है, तो बेलमेंट तो टर्मिनेट हो जाएगी। अब देखा जाएगा कि टर्मिनेशन जो हुआ है, जो बेलमेंट का सामने वाले गुड्स के डिस्ट्रॉय होने की वजह से, वो लीगली हुआ है, इलीगली हुआ है, वो बेलर ने कहा था तब हुआ है, या फिर अपने आप ही हो गया है, ड्यू केयर के साथ में भी हो गया है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर लायबिलिटी किसकी आएगी, ड्यू केयर के साथ में। अगर मान लो आपका गुड है, बेलर ने बोल दिया डिस्ट्रॉय कर दो, डिस्ट्रॉय कर दिया, टर्मिनेशन हो गया, ठीक है, किसकी गलती, किसी की गलती नहीं है, बेलर ने बोला था बेली को, बेली ने डिस्ट्रॉय कर दिया, बेलर के इंस्ट्रक्शन पे बेली ने काम किया, किसी गलती नहीं है। गुड डिस्ट्रॉय हो गए, बेली की पोजीशन में थे, टर्मिनेशन उससे पहले हुआ नहीं था, गुड डिस्ट्रॉय होने का रीजन क्या था, आपने ध्यान नहीं रखा, गलती किसकी, बेली की। बेली ने कंप्लीट ध्यान रखा था, अच्छे से ध्यान रखा था, प्रूडेंट पर्सन की तरह ध्यान रखा था, रीजनेबल केयर की थी, उसके बाद भी वो डिस्ट्रॉय हो गए, तो गलती किसकी, बेलर की गलती नहीं है, किसी की भी गलती नहीं है। कंपनसेट क्यों करेगा बेलर, बेलर का तो नुकसान हुआ है, हाँ, बेली कंपनसेट नहीं करेगा, बेलर कंपनसेट क्यों करेगा, बेलर का तो खुद का नुकसान हुआ है ना, ठीक है, क्लियर है, समझ आ गया टर्मिनेशन का केस। अब वापस से आ जाओ कहां पे, आपके राइट्स ऑफ अ बेलर पे। राइट्स ऑफ अ बेलर के अंदर हम क्या देख रहे हैं, राइट टू फाइल अ सूट अगेंस्ट अ रॉन्ग डूअर, सेक्शन 180 एंड सेक्शन 181। अब इसको देखो कहां लिखा हुआ है, राइट ऑफ अ बेलर एंड बेली अगेंस्ट एनी रॉन्ग डूअर, ये आ गया 8.6, जस्ट उसके ऊपर 8.7 के जस्ट ऊपर, सेम पेज पे ही, मतलब मेरी बुक में सेम पेज पे है, तुम्हारे शायद ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। सूट बाय अ बेलर एंड बेली अगेंस्ट रॉन्ग डूअर, रॉन्ग डूअर कौन हो सकता है यहाँ पे, देखो बेलर और बेली जो है, अगर उन दोनों के पास राइट है, ठीक है, तो या तो उनके अपोजिट पर्सन हो सकता है या फिर कोई थर्ड पर्सन हो सकता है। तो एक बार देखते हैं क्या दिया हुआ, ये बेसिकली थर्ड पर्सन के पर्सपेक्टिव से है। रॉन्ग डूअर अगर सामने वाला है, बेलर की जगह बेली है रॉन्ग डूअर, या बेली की जगह बेलर है रॉन्ग डूअर, तो आपस में तो केस कर ही सकते हैं, क्योंकि बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट ही बनता है। यहाँ पे किस चीज को हम डिस्कस कर रहे हैं, थर्ड पर्सन को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। इफ अ थर्ड पर्सन wrongfully deprives the bailey of the use or possession of the goods bailed, ठीक है, थर्ड पर्सन की वजह से वो पोजेशन डिलीवर नहीं हो पाई, या फिर उसको वो यूज नहीं कर पाया, या अपने पास रख नहीं पाया, और डज देम एनी इंजरी, या फिर उस गुड को कोई इंजरी हो जाती है, गुड को नुकसान पड़ जाता है, ठीक है, द बेली इज एंटाइटल्ड टू यूज सच रेमेडी एज द ओनर माइट हैव यूज्ड इन द लाइक केस। मतलब जो रेमेडीज ओनर के पास होगी, कहने का मतलब है कि जो रेमेडी यूजुअली बेलर के पास होगी इस केस के अंदर अपने गुड्स के रिगार्डिंग, या फिर जो ओनर होगा उसके पास होगी अपने गुड्स के रिगार्डिंग, वो सेम रेमेडीज यहाँ पे अप्लाई हो जाएंगी। कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लो मैं ओनर हूं, मेरी प्रॉपर्टी को नुकसान कोई कर रहा है, तो मैं डायरेक्टली केस कर सकता हूं, मैं पुलिस बुला सकता हूं, सारी चीजें जो उसके पास होंगी, उसके पास जो भी राइट्स होंगे, वो सारे राइट्स किसके पास आ जाएंगे, बेली के पास आ जाएंगे, क्योंकि उसके पास क्या है, राइटफुल पोजेशन है, ठीक है, राइटफुल पोजेशन उसके पास है, ठीक है। एज द ओनर माइट हैव यूज्ड इन द लाइक केस इफ नो बेलमेंट हैड बीन मेड, मतलब कहने का मतलब ये कि एज्यूम कर लिया जाएगा कि ये गुड जो है, अगर इसको नुकसान हो रहा है, सामने वाला इसको यूज करने नहीं दे रहा, सामने वाला इसकी पोजीशन लेने नहीं दे रहा, तो ये मान लिया जाएगा कि एक गुड किसका था, बेली का था, और अब बेली के पास सारे राइट्स आ गए हैं, ठीक है, उस केस के अंदर। उसके बाद क्या दिया हुआ है, एंड ईदर द बेलर और द बेली में ब्रिंग अ सूट अगेंस्ट अ थर्ड पर्सन फॉर सच डेप्रिवेशन और इंजरी, ठीक है। अब देखो ओरिजिनली तो किसके गुड्स थे, वो बेलर के थे ना, तो बेलर तो केस कर ही सकता है, बेली भी केस कर सकता है। अब मान लो जैसे वो इसने विशाल ने केस बताया था कि विशाल खुद बाहर था, ठीक है, विशाल खुद बाहर था और गुड्स वो दे के गया था, ठीक है, उस केस के अंदर अगर सामने वाला कोई दिक्कत क्रिएट कर रहा है जिसका एक्चुअल टाइटल था, ठीक है, जिसका एक्चुअल टाइटल था, वो अगर दिक्कत क्रिएट कर रहा है, तो जो बेली है उस केस में क्या कर सकता है, विशाल के वापस आने का वेट नहीं करेगा, विशाल के राइट एज्यूम करेगा और खुद से केस फाइल कर देगा, ठीक है। हो सकता है विशाल से पूछे, हो सकता है ना पूछे, आपके एग्रीमेंट पे डिपेंड कर सकती है वो चीज, ठीक है। अगर नहीं है उसके रिगार्डिंग कुछ भी, तो बेसिकली कौन फाइल कर सकता है सूट, बेली है वो भी फाइल कर सकता है सूट, उसको बेलर की वेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट इसके अंदर। नेक्स्ट पॉइंट, अपॉइंटमेंट ऑफ रिलीफ और कंपनसेशन ऑब्टेन्ड बाय सच सूट, एप्रोप्रिएशन, सॉरी अपॉइंटमेंट बोल रहा हूं मैं, एप्रोप्रिएशन ऑफ रिलीफ और कंपनसेशन ऑब्टेन्ड बाय सच सूट। एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है, उस पैसों का करोगे क्या, अपॉर्चनमेंट, सॉरी अपॉर्चनमेंट। अब उसका बेसिकली आप करोगे क्या, पैसों का क्या करने वाले हो, ठीक है, जो आपको कंपनसेशन में मिलेगा। अब देखो
बेलर के गुड्स से राइट बेली के पास भी आ गया था, कंपनसेशन जिसने केस फाइल किया उसको मिल गया। अब उन पैसों का होगा क्या, ठीक है, उन पैसों का होगा क्या वो देखते हैं अब क्या होगा, ठीक है। Whatever is obtained by way of relief or compensation in such suit shall as between the bailor and bailee be dealt with according to their respective interests। Respective interest का मतलब क्या होता है, कोई एक पहले से बता नहीं रखा क्राइटेरिया, इन्होंने बोल दिया है कि दोनों के जितने इंटरेस्ट इन्वॉल्व होंगे इसके अंदर। कहने का मतलब है पूरा टाइटल किसका था, पूरा टाइटल बेलर का था, बेली का उसमें कोई रोल नहीं था, बस बेली के पास पोजेशन थी। तो बेली के पास जो भी पोजेशन की वजह से इंजरी हुई है या फिर उसको नुकसान हुआ है या केस फाइल करने में जितना खर्चा हुआ है तो कंपनसेशन से वो पार्ट एडजस्ट करेगा, ठीक है। उसके अलावा जितना पोर्शन होगा वो किसको दे देगा, बेलर को दे देगा, मतलब उसका जितना हक बनता है वो रख लेगा और उसके अकॉर्डिंग बाकी किसको दे देगा, वो बेलर को दे देगा, क्योंकि एक्चुअल गुड किसके थे, वो बेलर के थे, ठीक है, क्लियर है। अगर मान लो गुड को कोई नुकसान ही नहीं हुआ है, लड़ाई झगड़ा हुआ और सारा नुकसान किसका हो गया, बेली का हो गया, तो जितना भी कंपनसेशन मिलेगा वो किसका हो जाएगा, बेली का हो जाएगा, ठीक है। तो आपको फैक्ट्स के बेसिस पे देखना पड़ेगा कि नुकसान बेली का कितना हो रहा है, उसका इंटरेस्ट खुद का कितना बन रहा है इसके अंदर, ठीक है, क्लियर है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। वापस से आ जाओ एक पेज पहले, राइट टू स्यू द बेली। राइट टू स्यू द बेली कहने का मतलब क्या है, अगर आपको लाइबिलिटीज और ड्यूटीज जो किसकी, बेली की है, आपको उनको इन्फोर्स करवाना है, ठीक है, तो आप उसके लिए केस फाइल कर सकते हो। अगर वो कोई ऐसा काम कर रहा है जो उसको लीगली करना चाहिए था और वो नहीं कर रहा है, ठीक है, तो बेसिकली आप क्या कर सकते हो, उसके अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हो, एज सिंपल एज दैट। उसके बाद क्या है, राइट टू कंपनसेशन। अगर कोई डैमेज होता है जो गुड्स बिल है उनके ऊपर अनऑथोराइज यूज की वजह से, अनऑथोराइज मिक्सिंग की वजह से या फिर किसी और रीजन की वजह से जिसके अंदर गलती किसकी थी, बेली की थी, ठीक है, बेली की गलती की वजह से अगर कोई नुकसान हो रहा है तो उसके रिगार्डिंग आपको कंपनसेशन लेने का राइट है, ठीक है। ये सारे आपको ओवरलैपिंग लगेंगे, बेलर की ड्यूटी और बेली के राइट, बेलर के राइट और बेली की ड्यूटी, ठीक है, ये सारे क्या लगेंगे आपको, ओवरलैपिंग लगेंगे, क्लियर है। हाँ आगे बढ़ा जाए, अब क्या आगे, राइट ऑफ ए बेली। राइट ऑफ ए बेली मतलब जो बेलर की ड्यूटीज थी वो शायद यहाँ पे ओवरलैप कर रही होंगी, ठीक है। राइट टू डिलीवर द गुड्स टू एनी वन ऑफ द जॉइंट बेलर। जॉइंट बेलर का मतलब क्या होता है, एक से ज्यादा लोगों ने अगर सेम ही चीज अगर बेल कर दी है और उसके रिगार्डिंग कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिए हैं तो बेलमेंट खत्म होने के बाद में वो उनमें से किसी को भी गुड ट्रांसफर कर सकता है वापस से, ठीक है। इंस्ट्रक्शन नहीं है तो इंस्ट्रक्शन है तो इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, राइट टू इंडेमनिटी। राइट टू इंडेमनिटी किस केस के अंदर होगी, जहां पे भी कोई नुकसान हो रहा है, किसको, बेलर को, सॉरी बेली को नुकसान हो रहा है बेलर की वजह से, तो बेलर की वजह से अगर कोई नुकसान हो रहा है वो किस वजह से हो सकता है, किस वजह से हो सकता है, या तो उसने बताया नहीं, या तो उसने बताया नहीं कि गुड्स क्या है, गुड्स क्या है, डेंजरस नेचर के हैं, ठीक है, डेंजरस नेचर के गुड है तो भी क्या हो सकता है, सामने वाले को नुकसान हो सकता है, नहीं बताया, ठीक है, उसने अर्ली टर्मिनेशन कर दिया उस केस के अंदर भी, या फिर जहां पे टाइटल जो था वो राइटफुल नहीं था और राइटफुल टाइटल ना होने की वजह से सामने वाले ने क्या कर दिया, जिसका राइटफुल टाइटल था उसने आके तो डराया धमकाया मारा पीटी करी और जो भी उसका नुकसान हुआ, कोई केस वेस भी फाइल करते तो जो भी उसका नुकसान हुआ उसके अंदर भी इंडेमनीफाई करने का राइट किसके पास है, मतलब इंडेमनिफिकेशन किसका होगा, बेली का होगा। कौन करेगा, बेलर करेगा, ठीक है, क्लियर है। कोई डाउट इसके अंदर, कोई डाउट इसके अंदर, आगे बढ़ा जाए। उसके बाद क्या है, राइट टू क्लेम कंपनसेशन इन केस ऑफ अ फॉल्टी गुड्स। इन केस ऑफ फॉल्टी गुड्स का मतलब क्या है, अगर आपके पास फॉल्टी गुड्स आए हैं, ठीक है, आपके पास फॉल्टी गुड्स आए हैं तो, और सामने वाले को चाहे पता था चाहे नहीं पता था, ठीक है, अगर वो उसमें फॉल्ट था पहले से तो उसके लिए आप पहले तो कंपनसेशन नहीं दोगे। अगर उन फॉल्टी गुड्स की वजह से आपका कोई नुकसान हुआ है तो आप कंपनसेशन सामने वाले से ले सकते हो, ठीक है। जो भी लॉस होगा, मान लो फॉल्टी गुड्स आए, फॉल्टी गुड्स आने के बाद में आपने गुड फेथ में क्या किया, प्रूडेंट पर्सन की तरह क्या किया, सामने वाले के गुड्स को सही करवा दिया। अब सही करवाने के अंदर भी कुछ खर्चा होगा, अब सही करवाया है आपने, वो खर्चा किया है तो आपको वो मिलना चाहिए किससे, बेलर से। ये आपका राइट है सामने वाले से खर्चा वापस से रिसीव करने का, ठीक है, क्लियर है। कोई डाउट इसके अंदर। राइट टू क्लेम नेसेसरी एक्सपेंसेस। नेसेसरी एक्सपेंसेस कहां पे क्लेम कर सकते हो आप, ग्रेशियस बेलमेंट के अंदर, ठीक है, जहां पे आपने फ्री के अंदर सामने वाले को गुड्स दे दिए थे और सामने वाले ने फ्री में रख लिए थे, ठीक है। अगर उसके नेसेसरी एक्सपेंसेस कुछ आ रहे हैं तो आपको वो पे करने पड़ेंगे सामने वाले को एज अ बेलर। बेली के पास राइट है वो एक्सपेंसेस को लेने का। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस केस के अंदर ले सकते हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दोनों के केस में ले सकते हो अगर आपकी कोई गलती नहीं है इस वजह से, ठीक है। उसके बाद क्या है, राइट टू अप्लाई टू कोर्ट टू डिसाइड द टाइटल ऑफ द गुड। ये जो विशाल ने क्वेश्चन पूछा था ये वो आ गया है यहाँ पे। अगर सामने वाला पर्सन आ गया है
लड़ने के लिए, झगड़ने के लिए, और आपको समझ नहीं आ रहा क्या करोगे, तो आप क्या कर सकते हो, आप कोर्ट में ले जा सकते हो उसके टाइटल डिसाइड करने के लिए, पर आप गुड नहीं दोगे तब तक वापस, आपके पास गुड वापस रिटर्न करने का राइट नहीं है। जो नया पर्सन आके उसका टाइटल क्लेम कर रहा है उसको, आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो, आपको रीजनेबल लग रहा है तो आप जाके केस फाइल कर सकते हो कि डिसाइड कर लो किसका टाइटल है, ठीक है, और उसको मैं वापस से डिलीवर कर दूंगा, नहीं तो आप उसकी कस्टडी कोर्ट को दे देते हो, कोर्ट डिलीवर कर देगा। हाँ हाँ, if the bailment is for hire, the bailer will be liable for compensation even though he was not aware of the existence of such fault। हाँ मतलब देखो, कंपनसेशन ऑफ फॉल्टी गुड्स के केस में कब दोगे, आपने किसी को हायर किया गाड़ी वाड़ी धोने के लिए, गाड़ी वाड़ी साफ करने के लिए, गाड़ी वाड़ी को रिपेयर करने के लिए, ठीक है, आप देख के आए, उसको कोई एक्स्ट्रा चीज मिल गई ना कि उसके अंदर दिक्कत थी, आपने उसने वो भी ठीक कर दी, आपने बोला था ना कि गाड़ी वाले को कि जाके गाड़ी ठीक कर देना, ये वही वाला केस है, मैं कह रहा हूँ ना ओवरलैपिंग है, गाड़ी ठीक कर देना, उसने क्या किया, जो आपको दिक्कत अपेरेंटली लग रही थी उसने वो तो ठीक करी, उसको कोई नई दिक्कत मिल गई, वो भी उसने ठीक कर दी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। हाँ, फेलियर, अगर फेलियर का देखो, अगर आपने ग्रेशियसली किया है कुछ भी, ठीक है, और आपको जितना पता था आपने वो चीज सामने वाले को बता दी, ठीक है, और उसके बाद कोई अगर दिक्कत आ रही है, कोई गलती हो रही है, गुड्स के अंदर डिफेक्ट्स है और सामने वाले को नुकसान हो रहा है, तो आपने तो सामने वाले तो फ्री में कर रहा था ना देखभाल, आपको देना पड़ेगा। अगर मान लो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिक्कत आ जाए, ठीक है, उसके लिए भी आपको करना पड़ेगा पेमेंट, बट आपने सामने वाले को फ्री में नहीं दिया था, आपने हायर के बेसिस पे दिया था, तो उसका जितना आपने वर्क डन के लिए आपने पैसे डिसाइड किए थे, उससे अलावा कोई दिक्कत आ जाती है तो आप क्या करोगे, उसको पेमेंट करोगे, ठीक है। तो नॉर्मल जो ट्रांजैक्शन होते हैं ना, गाड़ी रिपेयर करवाने भेजी है उसके हिसाब से देखो इसको, ठीक है, आपको समझ आ जाएगा, कोई एक्स्ट्रा दिक्कत आ गई उसको कंपनसेशन देना पड़ेगा अगर उसने वो दिक्कत ठीक कर दी है तो, ठीक है, वरना सिर्फ उतना ही जितना वो बोल के गया था। क्लियर है, कोई डाउट इसके अंदर, कोई डाउट, बढ़ा जाए आगे। हाँ, नेसेसरी एक्सपेंसेस हो गया, उसके बाद देखो अप्लाई टू कोर्ट हो गया, टाइटल ऑफ द गुड्स के रिगार्डिंग, फिर क्या आ रहा है, राइट ऑफ पर्टिकुलर लियन फॉर पेमेंट ऑफ सर्विसेज एंड राइट ऑफ जनरल लियन, ठीक है। अब देखो सीधा हम कहां पहुंचेंगे, फाइंडर ऑफ लॉस गुड वाले टॉपिक पे पहुंच जाएंगे इसके बाद में, बट उसके जस्ट बाद है राइट ऑफ लियन। तो पहले मैं लियन बता देता हूं होता क्या है। लियन का मतलब क्या होता है कि आपके पास कोई गुड्स थे, सामने वाले के गुड्स आए आपके पास, तो आप तब तक उन गुड्स को होल्ड कर सकते हो जब तक आपको उसके रिगार्डिंग पेमेंट नहीं मिल जाती जो भी आपको मिलनी चाहिए थी। पर्टिकुलर लियन का मतलब होता है, लियन का मतलब बताऊं बेसिकली, पर्टिकुलर लियन का मतलब क्या होता है, आप कोई पर्टिकुलर गुड को ही होल्ड कर सकते हो जिसके रिगार्डिंग आपको पेमेंट मिलनी थी। जनरल लियन के अंदर क्या होता है, आप कोई भी गुड होल्ड कर सकते हो सामने वाले का, आपके जो पुराना कोई भी खर्चा है या फिर अभी जो भी खर्चा है उसके रिगार्डिंग, ठीक है। तो आपका लियन का राइट कैसे आता है, या तो आप पर्टिकुलरली कर सकते हो या जनरली कर सकते हो। जनरल जो लियन है वो कुछ कुछ लोगों को ही मिलता है, पर्टिकुलर किसको मिलता है, बेलमेंट के केस में पर्टिकुलर लियन मिल जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल, गाड़ी वाले को तूने गाड़ी दी ठीक करने के लिए, ठीक कर दी, तू बोल रहा है पैसे बाद में देना, कहता नहीं अभी देके जा, तो कह रहा है कि नहीं नहीं मैं बाद में दूंगा, तो बोला ठीक है गाड़ी बाद में लेके जाना, गाड़ी मेरे पास रहेगी, पैसे देगा और गाड़ी ले, ये होगा हिसाब, ठीक है। तो ये हो गया लियन। क्लियर है, क्लियर है, लियन का मतलब क्लियर हुआ, पर्टिकुलर लियन का मतलब क्लियर हुआ, जनरल लियन का मतलब क्लियर हुआ। जनरल लियन के अंदर मैं बता रहा हूँ जनरली किसके पास राइट होता है होल्ड करने का, ये कैटेगरी है, कुछ कुछ कैटेगरीज दी हुई है, सिर्फ उनके पास राइट होता है होल्ड करने का, वो हम डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। तो पहले देखो लियन डिस्कस करें या फिर उसके ऊपर वाला छोटा सा टॉपिक जो है वो डिस्कस कर ले। तो लियन थोड़ा सा हल्का सा बड़ा है, तो मैं कह रहा हूं छोटा सा टॉपिक है, वो फाइंडर ऑफ गुड्स हमने पहले भी देखा हुआ है। फाइंडर ऑफ गुड्स के केस के अंदर देखो क्या है, फाइंडर ऑफ गुड्स के केस में क्या होता है, राइट किसका होता है, जिसका ओरिजिनल टाइटल होता है उसका ही राइट होता है। रीजनेबल केयर आपको करनी पड़ती है, रीजनेबली आपको देखना पड़ता है, राइट जिसको भी मिल गया वो गुड, वो जैसे अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकता उसके साथ में, ठीक है। बट अब इसके अंदर देखो थोड़ा सा डिटेल में पढ़ रहे हैं, पहले अपने ऊपर ऊपर से पढ़ा था, अब डिटेल में पढ़ेंगे। फाइंडर ऑफ गुड्स है, उसको गुड्स मिल गए, अब उसकी ड्यूटी क्या होती है, उसकी ड्यूटी है कि उसकी देखभाल करो, प्रूडेंट पर्सन की तरह उसका संभाल के रखो, और सामने वाले पर्सन जिसका वो टाइटल हो सकता है उसको आपको देना पड़ेगा ये गुड, अगर वो मिल जाता है तो। अगर आपने कोई खर्चा किया है सामने वाले गुड, सामने वाला जो ओनर है उसका टाइटल पता करने का कि कौन है, क्या है, क्या क्या नहीं है, आपने उसके अंदर कोई खर्चा कर दिया। फॉर एग्जांपल मान लो आपको पता लग गया ये घड़ी क्या है, मान लो रेबेन की घड़ी है, ठीक है। तो आपने बेसिकली क्या किया, शोरूम वगैरह पे ढूंढे, आपको पता लगा कि सिर्फ 2 ही शोरूम है, 2 शोरूम पे गए, पहले इस पे गए फिर उस पे गए, आपको पता लग गया यहाँ से गई है ये घड़ी, उसका ओनर टाइटल का निकाला, सॉरी
जिसकी घड़ी थी उसका ऑनर निकाल लिया आपने, बिल वगैरह देख के उसका एड्रेस वगैरह आपको पता लग गया और आप उसके घर पे पहुंच गए कि भाई तेरी घड़ी है। अब इतना सब कुछ करने के अंदर जो खर्चा उसका हुआ होगा उसका राइट किसके पास है पे करने का, उसको पेमेंट का राइट है, मतलब सामने वाले को वो चीज पे करनी पड़ेगी। मान लो मेरा अगर मान लो 1000-2000 रुपए खर्चा हुआ, ट्रैवलिंग कॉस्ट हुई, ठीक है, तो मैंने सामने वाले को बोल दिया कि भाई 2000 रुपए खर्चा हुआ है, घड़ी ले ले 2000 दे दे, ठीक है, तेरी घड़ी है तू रख ले, मेरे को 2000 दे दे बस, ठीक है, वो चीज आप क्लेम कर सकते हो सामने वाले से, ठीक है। फाइंडर ऑफ गुड का केस समझ आया। अब देखो इसके अंदर और भी चीजें आती हैं। अब देखो सबसे पहले बताओ यहां तक क्लियर है। अब इस केस के अंदर मान लो सामने वाले ने कोई स्पेशल रिवॉर्ड रखा हुआ हो, स्पेशल रिवॉर्ड मतलब ये चीज ढूंढ के लाओ, मेरा कुत्ता गुम गया है, कुत्ता ढूंढ के लाओ, मैं 10,000 रुपए दे दूंगा, ठीक है। तो जो पर्सन कुत्ता ढूंढ के ला रहा है उसके पास क्या राइट है, वो 10,000 रुपए क्लेम करने का राइट भी है, ठीक है, क्लियर है ये चीज, ठीक है। क्योंकि अब बेसिकली वो क्या हो गया, सामने वाला पर्सन क्या हो गया, उसके पास किसी ने डिलीवरी नहीं गई थी गुड्स की, बट उसके पास फिर भी क्या आ गई, बेलमेंट आ गई, ठीक है। तो अब उसके पास ना थोड़े बहुत राइट्स बेलर वाले आ जाते हैं, सॉरी बेली वाले आ जाते हैं, ठीक है। तो आपको सामने वाले से क्लेम करने का, पैसा क्लेम करने का राइट मिल जाता है, ठीक है। ये कौन सा केस है जहां पे स्पेशल रिवॉर्ड सामने वाले ने बोला है कि मिलेंगे। हाँ कर सकता है डिपेंड करेगा। वो बोल रहा है अगर रिवॉर्ड तुम्हारा इस नेचर का है कि वो बोले कि हाँ भाई एक काम करो, आप ना आओ और मेरे घर से 10,000 रुपए कैश मत ले जाओ, आप अनाज ले जाओ, रिवॉर्ड क्या है, अनाज के अंदर है, ठीक है। तो आपका खर्चा जो हुआ है वो तो आपको मिलना ही चाहिए ना। अगर उसने बोला नहीं है कि वो खर्चा एडजस्ट उसके अंदर ही होगा जो आपका रीजनेबल एक्सपेंसेस होंगे, तब तक आपको अलग से क्लेम करने का राइट है। हाँ 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 बिल्कुल, बेलमेंट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है, वो ऑफर वाला केस होगा अप्लाई कि अगर वो जो सामने वाले को पहले ही मिल गया था कुत्ता और वो उसके घर के अंदर पहुंच गया है, दे दिया है उसको वापस से, और उसको पता ही नहीं लगा कि इसके रिगार्डिंग कोई स्पेशल रिवॉर्ड मिलना था, तो वहां पे एग्रीमेंट कभी हुआ ही नहीं ना, ठीक है। तो ये है तो ये एग्रीमेंट ही, बेलमेंट भी क्या है, एग्रीमेंट ही है, और कॉन्ट्रैक्ट ही है बेलमेंट भी, ठीक है, क्लियर है ये चीज। रिवॉर्ड वाला केस समझ आया। अब देखो इसके अंदर दो और केस होते हैं, ठीक है। व्हेन फाइंडर ऑफ द थिंग्स कॉमनली ऑन सेल मे सेल इट। कॉमनली ऑन सेल का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे ऐसे नहीं है कि कोई चीज बिकी रही है मार्केट के अंदर तो आप बेच ही दोगे उसको, नहीं, उसका मतलब वो नहीं है। मान लो आपके पेरिशेबल गुड्स थे, पेरिशेबल गुड्स का मतलब क्या होता है, जो गुड्स बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। आपका कोई गुड था जो पेरिशेबल गुड था, ठीक है, आपका टाइम निकला जा रहा है और आप बेसिकली क्या कर रहे हो, ओनर को ढूंढ नहीं पा रहे हो, तो आपको क्या लग रहा है रीजनेबली, ये जो गुड है इसको अपने बेच दें तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि इसका सब्सटेंशियल वैल्यू में डिडक्शन आ सकता है, सब्सटेंशियली डिडक्ट हो सकती है वैल्यू इस केस के अंदर, तो आप क्या करोगे, उसको बेच दोगे, ठीक है। देखो इसके अंदर दो पॉइंट दिए हुए हैं, व्हेन द थिंग इज इन डेंजर ऑफ पेरिशिंग और ऑफ लूजिंग द ग्रेटर पार्ट ऑफ इट्स वैल्यू। पेरिशेबल है तो मतलब खराब ही हो जाएगी या फिर ग्रेटर पार्ट ऑफ वैल्यू उसका लूज कर देगी, तो आप उसको बेच दोगे तो सामने वाले का भलाई कर रहे हो आप, ठीक है। उसके अलावा क्या दिया हुआ है, व्हेन द लॉफुल चार्जेस ऑफ द फाइंडर इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट थिंग फाउंड अमाउंट्स टू 2/3 ऑफ इट्स वैल्यू। मतलब मान लो कोई 5,000 की चीज थी, 5,000 की चीज मैंने सामने वाले को देनी थी और बेसिकली 4,000 का मेरा खर्चा होगा सामने वाले को ढूंढने के लिए, ठीक है, 2/3 से ज्यादा वैल्यू है। अब मेरे को 4,000 रुपए सामने से क्लेम करने हैं, 5,000 की वो चीज है, अगर वो पैसे नहीं दे रहा है तो मेरे पास राइट है, मैं हाथों हाथ बेच सकता हूं और उसकी जगह पे पैसे अपने रिकवर करके बैलेंस दे दूंगा। हाँ भाई, नहीं टाइम में बैठ जा, ऐसे काम नहीं चलेगा, रिकॉर्डिंग देख के काम नहीं चलेगा। हाँ रिकॉर्डिंग से समझ आना होता तो यूट्यूब पे देख लेता, यूट्यूब पे तो बहुत क्लासें पढ़ी है ना, ठीक है। फाइंडर ऑफ गुड्स का केस समझ आया, क्लियर है सबको, फाइंडर ऑफ गुड्स के केस में क्या होगा। हाँ अरे पुलिस को पकड़ा दो, जरूरी थोड़ा है कि तुम्हें मसीहा बनना है, जाओ ढूंढो फिर पकड़ो उसको दो फिर पैसे निकलवाओ उससे। अगर आप गुडविल सामने वाले का भला करने के लिए आप कर रहे हो तो अलग बात है, पर आपको पता है कि आपके नुकसान हो रहा है, इसके अंदर करोगे क्या, नहीं करोगे, टाइम बर्बाद हो रहा है। जनरली क्या करते हैं लोग, कोई ऐसी चीज मिलती है काउंटर पे पकड़ा दिया जी, जहां पे मिल गया किसी स्टोर वोर पे, या फिर कहीं और पकड़ा दिया, यहाँ पे उसका जो भी मैनेजर है उसको पकड़ा दिया, नहीं तो फिर पुलिस को दे दिया। खुद थोड़ा निकलते हो तुम, अगर कोई निकल जाए भला इंसान कि मान लो कोई बहुत ही महंगी चीज है किसी को दिया, पुलिस को दिया, पुलिस ने कंप्लेन ना लिख के खुद ही रख लिया, ऐसी चीज हो सकती है,
ठीक है, तो उसने सामने वाले का भला करने के पर्सपेक्टिव से ये चीज की। ठीक है, अगर कोई बहुत महंगी चीज घूमी है तो सामने वाला जो पर्सन है जिसकी घूमी है वो क्या पता पुलिस के पास जाए वो खुद भी, है ना। तो उस केस के अंदर क्या होता है, जब जितनी महंगी चीज है ना उतनी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, उतना ही क्या है रिस्क है आपके ऊपर कि आप बेचोगे और आपको कोई धर लेगा आगे फिर उसके बाद में। ठीक है, क्योंकि मान लो कोई बहुत बड़ा डायमंड बेच रहे हो आप हनुमानगढ़ के अंदर, ठीक है, हनुमानगढ़ में कितने लोग डेली बेसिस पे डायमंड बेचते हैं बताओ? एक आधा होगा कोई, ज्यादा से ज्यादा, वो भी डेली नहीं बेच रहा होगा। ठीक है, एक आधा होगा वो भी डेली नहीं बेच रहा होगा। तो कितना इजी है ना पता लगाना कि ये सबसे महंगी चीज जो इस टाइम पे हनुमानगढ़ में है वो कितने कहाँ पे बिकी होगी, कितने में बिकी होगी, कब बिकी होगी। वरना जहाँ पे गुमी है वहां पे सीसीटीवी वगैरह है तो उससे पता भी लग जाएगा, है ना। क्लियर है ना। तो जितनी बड़ी चीज उतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद के सर पे बियर करना नहीं चाहते हो, आप जाके दे देते हो, पकड़ा देते हो किसी और को कि भाई रख ले, मेरा पीछा छोड़, मेरे को नहीं चाहिए पैसे वैसे। ठीक है, क्लियर है। राइट ऑफ लियन देखा था हमने, तो राइट ऑफ लियन देखो पहले तो होता क्या है, 3 पॉइंटर दिए हुए हैं। राइट ऑफ लियन समझो, उससे तीनों को समझोगे तो क्लियर हो जाएगा। क्या दिया हुआ है, टू रिटेन द गुड्स बिलोंगिंग टू अदर, किसी और के गुड आपने रख लिए, क्यों रख लिए, अंटिल द क्लेम इज सेटिस्फाइड, क्लेम किसका, आपका क्लेम। ठीक है, और सम डेट ड्यू टू हिम इज रीपेड, जिसने पैसे रखे हैं उसके, जिसने गुड रखा है उसको कोई डेट पे करना था सामने वाले ने, जो ओनर है उस गुड का, उसने पैसे नहीं दिए तो उसके बिहाफ पे वो क्लेम रख सकता है, सॉरी उसको क्लेम करके रख सकता है। ठीक है, एज इन उसके पास उस गुड को होल्ड करने का राइट आ जाता है। ठीक है, होल्ड करने का राइट, पोजेशन रखने का राइट, उसको क्या बोलते हैं हम, लियन बोलते हैं। ठीक है, बेलमेंट की थी बट लियन में कन्वर्ट हो गई, कब, जब टाइम पीरियड और सारी चीजें खत्म हो गई, पर्पस जो है वो फुलफिल हो गया, उसके बाद आपको पैसे नहीं मिल रहे तो आप शायद होल्ड कर सकते हो। ठीक है, बेलमेंट और प्लेज के अंदर अपने जब डिफरेंस देखेंगे तब भी ये चीज शायद आपको समझ में आए थोड़ी और। ठीक है, पर लियन समझ आया। अब देखो लियन के अंदर दो चीजें हैं, पर्टिकुलर लियन होती है और जनरल लियन होती है। पर्टिकुलर लियन जो होती है वो बेसिकली एक पर्टिकुलर गुड के रिगार्डिंग होती है और पर्टिकुलर क्लेम के रिगार्डिंग होती है। पर्टिकुलर क्लेम उस गुड के रिगार्डिंग, जैसे मान लो बेलमेंट का केस जो होता है, आपने गाड़ी दी सामने वाले को रिपेयर करने के लिए, उसने रिपेयर कर दी और आपने उसको पैसे नहीं दिए, तो वो गाड़ी होल्ड कर सकता है। ठीक है, आपका कुत्ता साथ में घुमाने लेके आया तो वो कुत्ता पकड़ के नहीं रख लेगा कि नहीं कुत्ता नहीं दूंगा मैं। ठीक है, ये नहीं कर सकता, वो गाड़ी रख सकता है सिर्फ, वो होती है पर्टिकुलर लियन। ठीक है, पर्टिकुलर लियन समझ आई। अब देखो जनरल लियन क्या होती है, जनरल लियन होती है बेसिकली राइट टू रिटेन द गुड्स जिसके रिगार्डिंग आपका क्लेम है, जरूरी नहीं है वो, जरूरी नहीं है वो। ठीक है, अब देखो पहले इसका ना एग्जांपल, इनके ना लोग समझते हैं कौन कौन है, फिर तुम्हें समझ आएगा ऐसा क्यों है। ठीक है, सबसे पहले तो देखो किसकी बात हो रही है, सर्टेन पर्संस जो दिए हुए हैं उसके अंदर देखो बैंकर्स की बात हो रही है, फैक्टर्स की बात हो रही है, वॉरफिंगर्स की बात हो रही है, पॉलिसी ब्रोकर्स की बात हो रही है, अटॉर्नीज ऑफ लॉ की बात हो रही है। सबसे पहले तो बैंकर्स सबको पता है क्या होते हैं बैंकर्स, के बाद में फैक्टर्स पता है क्या, फैक्टर्स नहीं पता होगा, फैक्टर्स पता है क्या होते हैं, फैक्टर्स होते हैं बेसिकली एजेंट्स, आप किसी को अपॉइंट करते हो आपके कोई गुड बिकवाने के लिए। ठीक है, इमूवेबल गुड नहीं, इमूवेबल गुड को क्या बोलते हैं जो बिकवाते हैं, रियल्टर्स बोल देते हैं उनको, नहीं तो दलाल बोल देते हैं। ठीक है, ठीक है, तो बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे, मूवेबल गुड्स की बात हो रही है, इमूवेबल की बात नहीं हो रही है, तो उनको क्या बोलते हैं हम, क्या दिया हुआ है, फैक्टर्स बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद वॉरफिंगर्स, पता है किसी को क्या होता है, वॉरफिंगर्स होते हैं जो वॉर्फ संभालते हैं। वॉर्फ का मतलब क्या होता है, जो पोर्ट वगैरह के ऊपर जो गोडाउन्स बने होते हैं ना, जहां पे शिप्स वगैरह आती हैं, पार्क होती हैं, सामान जो है लोडिंग अनलोडिंग होती है, उसको वॉर्फ बोलते हैं। तो वॉरफिंगर मतलब जो उसका ओनर होगा, उसको संभाल रहा होगा, उसको वॉरफिंगर बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद पॉलिसी ब्रोकर पता है क्या होते हैं, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बेच दिया, उसका रिगार्डिंग जो कोई ब्रोकर था वो, हाँ क्या वॉरफिंगर, 1 मिनट में भूल गए, अभी बताया था, नहीं समझ आया, ऐसे बोलना। वॉरफिंगर पोर्ट होता है, पोर्ट पता क्या होता है, पोर्ट समझते हो, पोर्ट शिप, पोर्ट जहाज आगे रुकेगा, है ना, तो जवाब दो ना, समझते हो हाँ या ना। तो पोर्ट पे आगे कोई शिप रुक रही है, सामान अनलोड कर रही है, खुले में थोड़ा ना छोड़ देगी, तो वहां पे कोई गोडाउन होगा, कोई वेयर हाउस होगा, उस गोडाउन वेयर हाउस को वॉर्फ बोलते हैं। ठीक है, जहां पे लोडिंग अनलोडिंग होती है, जहां पे सामान रखा जाता है, ठीक है, शिप से उतार के, वो क्या होता है, वॉर्फ होता है। ठीक है, एक बार अगर समझ ना आए तो गूगल पे जाके फिर से मीनिंग देख लेना। ठीक है, गोडाउन भी बोल देते हैं, वॉर्फ भी बोल देते हैं, पर वॉर्फ क्या है ना, पर्टिकुलर टर्म है किसके रिगार्डिंग, जो पोर्ट के बगल में जहां पे शिप से उतरा हुआ सामान रखा जाता है। ठीक है, तो उसको संभालने वाले को, वॉर्फ को संभालने वाले को, वॉर्फ के ओनर को क्या बोल देते हैं, वॉरफिंगर्स। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद देखो आपके पॉलिसी ब्रोकर्स की बात हो रही है, कोई भी पॉलिसी बेच रहा है इंसान,
उसका जो ब्रोकर होगा बेसिकली, जिसको बीच में कमीशन मिलता है दोनों साइड से, उस पर्सन की बात हो रही है। या फिर अटॉर्नीज ऑफ लॉ, जो एडवोकेट्स होते हैं। अटॉर्नीज ऑफ लॉ का मतलब तो बेसिकली आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लॉयर्स एंड एडवोकेट्स हो गए। अब इन सबके साथ पता है क्या इशू आता है? इन सबके साथ इशू ये आता है कि इनके पास गुड्स हो जाते हैं बहुत सारे, ठीक है, मल्टीपल गुड्स जाते रहते हैं, मल्टीपल डॉक्यूमेंट जाते रहते हैं, ठीक है, सामने वाला पे करे ना करे किसी एक पर्टिकुलर चीज के रिगार्डिंग, ठीक है, तो इनका पूरा का पूरा बिजनेस ही रिलाय करता है इस चीज के ऊपर। इनका काम क्या है? सामने वाले से कोई गुड लेना है, या तो उसको बेचना, या सामने वाले के कोई गुड होल्ड करना, उसको वापस देना, ठीक है, नहीं तो सामने वाले के डॉक्यूमेंट्स लेके उनके ऊपर अपने स्किल का यूज करना और वापस दे देना, ठीक है। तो इन सब केसेस के अंदर क्या हो रहा है? सामने वाले का आप गुड ले रहे हो, आप मल्टीपल गुड्स ले रहे हो, ठीक है, और हो सकता है आपने कुछ रिटर्न कर दिया हो, कुछ नहीं किया हो, आपको ध्यान नहीं रहता कि कौन से गुड के रिगार्डिंग कितना खर्चा हुआ है, कितना नहीं हुआ। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक प्रॉपर्टी लॉयर हूं, मेरे पास प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। अब प्रॉपर्टी के अंदर देखो मूवेबल प्रॉपर्टी भी आ सकती है। अब मेरे पास गाड़ी के क्लेम, बाइक के क्लेम, इसके क्लेम, उसके क्लेम आ गए, और 10-12 चीजों के क्लेम एक साथ ले आया सामने वाला, ठीक है। अब मैंने रख लिया, अब उसको क्या चाहिए? लाइसेंस चाहिए, जो मैंने कोर्ट में दिखा के रख लिया, कोर्ट में कॉपी सबमिट करवा दी, ठीक है, लाइसेंस मैंने वापस दे दिया, जो उसकी आरसी थी वो मैंने कोर्ट में दिखाई, सबमिट की और वापस दे दी, ठीक है। तो मेरे को डॉक्यूमेंट्स है ना, वापस देने पड़ सकते हैं। तो मेरे गाड़ी के रिगार्डिंग केस है, तो गाड़ी का डॉक्यूमेंट मैं इसको वापस दे, वरना गाड़ी नहीं चला पाएगा ना बेचारा, पुलिस पकड़ लेगी, पुलिस ने पकड़ लिया, उसने देखा डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है, चालान और कट जाएगा उसका। ये थोड़ा ना बोलेगा मेरे लॉयर के पास है या मेरे एडवोकेट के पास है, ये थोड़ा ना बोलेगा, वो कहेगा दिखा, और दिखाया नहीं तो चालान कट गया। तो आपको गुडविल के अंदर सामने वाले को, गुड फेथ के अंदर सामने वाले को क्या करना पड़ता है? वो डॉक्यूमेंट देना पड़ जाता है। बट आप कोई और डॉक्यूमेंट होल्ड कर सकते हो उसके बिहाफ पे, जिसके रिगार्डिंग आप फिर बाद में जो पेमेंट है वो क्लेम कर सकते हो। तो इसको बोलते हैं जनरल लियन। जिस गुड के रिगार्डिंग आपका क्लेम बन रहा है उसको ना होल्ड करके आप दूसरे किसी गुड को होल्ड कर लो, या कोई भी गुड आपके पास है उसको आप होल्ड कर लो, उसको क्या बोल देते हैं? अपने जनरल लियन बोल देते हैं, ठीक है। ये जो लोग दिए हुए हैं इनके पास क्या होता है? स्पेसिफिक राइट होता है, ठीक है। इसके अलावा राइट है कि नहीं है वो कोर्ट डिसाइड करेगा, आप एज्यूम नहीं कर सकते हो, ठीक है। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट? अब देखो डिफरेंस दे रखा है जनरल के अंदर और पर्टिकुलर के अंदर, बहुत बेसिक सा डिफरेंस है। सेक्शन 171 के अंदर जनरल लियन है, सेक्शन 170 के अंदर क्या है? पर्टिकुलर लियन है, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ है? जनरल लियन जो है वो क्या है? राइट टू कीप पोजेशन ऑफ गुड्स बिलोंगिंग टू अदर अगेंस्ट जनरल बैलेंस ऑफ अकाउंट। जनरल बैलेंस ऑफ अकाउंट का मतलब क्या है? जितना भी बैलेंस बचा है कोई भी गुड आप क्लेम कर सकते हो। बट नॉन पेमेंट ऑफ अमाउंट इन केस ऑफ पर्टिकुलर लियन किसके रिगार्डिंग होना चाहिए? वो पर्टिकुलर स्पेसिफिक गुड के रिगार्डिंग होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखो जनरल लियन जो है वो ऑटोमेटिक होती है कि नहीं होती? ऑटोमेटिक हो सकती है कि नहीं होती? ऑटोमेटिक का मतलब क्या होता है? कि जो अपने आप क्रिएट हो जाए। जनरल नहीं होगी, वो पर्टिकुलर होगी। पर्टिकुलर मतलब आपने गुड नहीं दिया, सॉरी आपने गुड के रिगार्डिंग जो पैसे थे वो नहीं दिए, सामने वाले ने गुड रोक लिया, वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गई। जनरल लियन के अंदर आपको सामने को बताना पड़ेगा तभी उसको समझ आएगा ना कि ये गुड्स मैं होल्ड कर रहा हूं, पैसे दे देना पुराने वाले, तभी मैं वापस करूंगा गुड। तो वो ऑटोमेटिकली क्रिएट नहीं हो रही, उसके अंदर वो कम्युनिकेशन जरूरी हो जाता है, ठीक है। सामने वाले को आपको थोड़ा सा बताना पड़ेगा, सामने वाला रिकॉग्नाइज करेगा उस चीज को, तभी तो वो पैसे देगा। उसको लग रहा है कि लॉयर को दे रखे हैं, एडवोकेट को दे रखे हैं डॉक्यूमेंट, एडवोकेट को लग रहा है कि भाई मैं तो दबा के रख रखे डॉक्यूमेंट, उसको लग रहा है कि केस चल रहा है इसलिए पड़े हैं उसके पास में, पैसे थोड़ा देगा। सामने वाले को बताना पड़ेगा, दिमाग में डर क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली क्रिएट नहीं होता, यहाँ पे क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद क्या है? इट कैन बी एक्सरसाइज अगेंस्ट गुड इवन विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ लेबर और स्किल। आपने वॉरफिंग, आप एज ए वॉरफिंगर आपने क्या किया था? उस गुड को बस होल्ड करके रखा था, आपने कोई स्किल नहीं लगाया था, ठीक है। तब भी क्या हो सकता है? आप होल्ड कर सकते हो इसको, बिकॉज आप उस पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर आ रहे हो। बट इन केस ऑफ पर्टिकुलर लियन, पर्टिकुलर लियन के अंदर क्या होगा? आपने कोई वैल्यू ऐड की है सामने वाले के गुड के अंदर, या आपने स्किल का यूज किया है, तभी आप उसको होल्ड कर सकते हो। मैं गया निक्स के पास में, निक्स को बोला कि भाई एक काम कर, मेरी गाड़ी की चाबी संभाल ले, मैं वॉशरूम जाके आता हूँ, ठीक है। इसने गाड़ी की चाबी संभाली, थोड़ी सी इसका लंच का टाइम हो रहा था तो खाना नहीं खा पा रहा, तो इसने बोला कि सामने कुलचे वाला है, जाके कुलचा खा लेता हूँ। इसने कुलचा खा लिया वहां से, ठीक है। मैं इसको आगे बोल रहा हूँ कि भाई चाबी दे दे मेरे को वापस, मैं जा रहा हूँ, निकलूँ मैं। तो कहता नहीं नहीं भैया मेरे को लंच का टाइम हो रहा था, आपने मेरे को यहाँ रोक लिया, मेरे को यहाँ पे रखवाली करनी पड़ेगी, आपकी गाड़ी की चाबी पकड़नी पड़ेगी मेरे को आपकी, इस वजह से मैंने कुलचा खा लिया। मैं बोलूंगा अरे खाना तो वैसे ही खाता ना, मेरे वजह से थोड़ा नहीं खाया तूने, वो तो तूने कुलचा यहाँ खा लिया, तो उससे मेरी गाड़ी के अंदर कोई वैल्यू ऐड नहीं हुई ना, तो ये मेरी चाबी पकड़ के रख सकता, इसके 2 चांटे मार के मैं चाबी ले लूंगा वापस, ठीक है। फिर कोर्ट भी नहीं जा पाएगा, चांटों के लिए कोर्ट में जा सकता है, ठीक है, बट वो गाड़ी की चाबी छीनने के लिए नहीं जा सकता, ठीक है। क्लियर है? क्योंकि उसने कोई वैल्यू ऐड नहीं किया वहां पे, वैल्यू एडिशन या आपने स्किल का यूज, या तो ये भाई बहुत ही स्किलफुल बंदा था, ये लोग गाड़ी वाड़ी को ऐसे चुराने आ रहे थे, उसने मार पीट के भगा दिया, तो चलो ठीक है समझ सकते हैं यहाँ गाड़ी चली जाती मेरी,
पर ऐसा कोई सिचुएशन ही नहीं थी, सिचुएशन ही नहीं थी, है ना। ठीक है, ऐसी सिचुएशन होती तो मैं वॉशरूम थोड़ा जा रहा होता। ठीक है, क्लियर है। लास्ट पॉइंट जिसमें दिए हुए हैं एग्जांपल्स, एग्जांपल क्या दिया हुआ 171 के अंदर क्या क्या मेंशन है, बैंकर्स, फैक्टर, वॉरफिंगर्स, पॉलिसी ब्रोकर एक्सेट्रा। ठीक है, इनको क्या मिलता है, जनरल लियन का बेसिकली राइट मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद देखो पर्टिकुलर लियन किस केस के अंदर हो सकता है, बेली, फाइंडर ऑफ गुड, प्लेज, अनपेड सेलर, एजेंट, पार्टनर, इन सब के केसेस के अंदर हो सकता है पर्टिकुलर लियन, क्योंकि वहां पे आप स्पेसिफाई कर सकते हो किस चीज के रिगार्डिंग डेट है, किस चीज के रिगार्डिंग क्लेम है। ठीक है, क्लियर है। अब देखो तुम्हें इसमें से एक पार्ट नहीं पता होगा जिसको बोलते हैं प्लेज। हाँ, कितना हो गया टाइम? अब तो मेरी क्लास तो 2:15 तक है, मुझे 15 मिनट का ब्रेक देना है ना। 2:15 के, अरे तो कोई नहीं ना, तेरे को बड़ी टेंशन है। 2 क्लास से पहले तक तो फोन तो था ही नहीं यहाँ पे, फोन तो 2 क्लास पहले आया पिक्चर में। ऑनलाइन बच्चों ऑनलाइन देखें, फिर अब वो आएंगे पढ़ेंगे अलग से। हाँ, क्या कह रही हो, क्या बोल रहे हो? कोई नहीं, उनको मैं संभाल लूंगा। हाँ, अब ब्रेक दे दूं, फ्री को बढ़ाना, और जो तुम्हारा प्लेज बच गया इतना सारा वो। हाँ यार, इको भी पढ़ाना जरूरी है। चलो एक काम करते हैं, प्लेज का मीनिंग समझ लो, ठीक है, उसके बाद में ब्रेक ले लो 15 मिनट का, फिर इको पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट डे आधे घंटे की क्लास एक्स्ट्रा लगा दूंगा, उसमें प्लेज भी कवर हो जाएगा और नेक्स्ट टॉपिक भी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, कोई दिक्कत इससे? एक बार मीनिंग समझ लो प्लेज का, और उसके बाद 15 मिनट का ब्रेक ले लो, फिर इको पढ़ लेंगे जल्दी से अपने। ठीक है, तो सबसे पहले प्लेज, प्लेज होता क्या है? देखो बेलमेंट ही है। बेलमेंट, बेलमेंट समझ आता है ना आप सबको? सबको क्लियर है बेलमेंट क्या होता है? बेलमेंट का पर्पस अगर आपको दिया हुआ है कि सामने वाले को आप गुड्स इस वजह से दे रहे हो क्योंकि आपको उसके रिगार्डिंग कोई डेट लेना है, आप एज ए सिक्योरिटी दे रहे हो। बेसिकली आपने 1 लाख रुपए ले लिए और 1.5 लाख का सोना दे दिया सामने वाले को। ठीक है, तो आपने बेलमेंट नहीं किया है, आपने प्लेज किया है। बेलमेंट के अंदर जितनी चीजें अप्लाई होती हैं वो सारी प्लेज के अंदर भी अप्लाई होती हैं, क्योंकि एक फॉर्म ऑफ बेलमेंट है। बट इसको बोलते क्या है? जो बेलमेंट आप सिक्योरिटी रेज करने के लिए कर रहे हो किसी एक पर्टिकुलर डेट के रिगार्डिंग या क्लेम के रिगार्डिंग, उसको अपने क्या बोल देते हैं? प्लेज बोल देते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर बेसिकली प्लेजर, प्लेजी, पॉनर, पॉनी बोल देते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो प्लेजर, प्लेजर क्या होगा? प्लेजर कौन होगा? जैसे बेलर है वैसे प्लेजर, प्लेजी बेली है वो प्लेजी हो जाएगा। पॉनर जिसने गुड्स दिया मतलब बेलर, पॉनी जिसके पास गुड्स आ गए हैं वो क्या हो गया? जो बेली था बेसिकली। ठीक है, क्लियर है? ये सारी टर्म्स आपकी कहां दी हुई है? 172 सेक्शन के अंदर दी हुई है। क्लियर है? 172 से 182 क्या कवर करता है? आपका प्लेज कवर करता है। ठीक है, अब देखो एसेंशियल से एक बार 4 पॉइंट है छोटे से, वो देख लो क्या होते हैं। अरे तो पेज कंप्लीट हो जाएगा, ब्रेक 15 मिनट का ही मिलेगा। हाँ, अरे शांत हो, जो 4 पॉइंट हैं छोटे से, मतलब ही है वो, मतलब ही समझा रहा हूं गाइस। तो अभी जितना बोला स्पेसिफिक काइंड ऑफ बेलमेंट होती है, ये क्या होती है? बेसिकली एक डेट के रिगार्डिंग आप सिक्योरिटी दे रहे हो। हाँ, नहीं नहीं नहीं, इको पढ़नी भी जरूरी है, इको का सिलेबस भी तुम्हारा बहुत है। कोई नहीं, कल आधा घंटा एक्स्ट्रा पढ़ना, इको आधा घंटा एक्स्ट्रा पढ़ोगे, पढ़ना तो पड़ेगा ना फिर। हाँ हाँ, अब देखो ये इसका रीजन क्या है ना, क्लास का टाइम इतना एक्सटेंड क्यों हो रहा है? क्योंकि तुम्हारे डाउट्स बहुत आ रहे हैं। ठीक है, डाउट तुम्हारे फालतू के बहुत आ रहे हैं, जो रीजनेबल डाउट है वो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है समझाने में। हाँ रुको, अभी खत्म कर लो, 4 पॉइंट है। अब देखो एसेंशियल्स के अंदर क्या क्या आ जाता है। देखो, देयर शैल बी अ बेलमेंट फॉर द सिक्योरिटी अगेंस्ट पेमेंट और परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस। पहला डब्बे के अंदर दिया हुआ है पहला पॉइंट, यही चीज अपनों ने डिस्कस की। इसके बाद जो 3 पॉइंट है वो हमने डायरेक्टली डिस्कस नहीं किया, वो एक बार देख लेते हैं क्या दिया है। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ प्लेज इज गुड्स, यहाँ पे भी गुड्स की बात हो रही है। गुड्स मतलब बेसिकली कोई इमूवेबल सॉरी इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं हो सकती, वहां पे क्या होगा? मूवेबल गुड्स होंगे। ठीक है, उसके बाद देखो क्या दिया हुआ है, गुड्स प्लेज फॉर गुड्स प्लेज फॉर शैल बी इन एग्जिस्टेंस। आप कोई ऐसे गुड को प्लेज नहीं कर सकते हो जो अभी एग्जिस्ट नहीं कर रहा। आप बेसिकली ये नहीं बोल सकते हो फसल उग रही है, उग जाएगी तो उसको आप लोन पे रख लेना, ये काटने मत देना हमें और हमें इतना उधार दे दो, नहीं वो नहीं होगा।
वो नहीं होगा, फिर आप जमीन के ऊपर जाओगे लोन लेने के लिए, ठीक है। फसल जो अभी उगी नहीं है उसके ऊपर आप प्लेज नहीं कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा क्या दिया हुआ है, देयर शैल बी द डिलीवरी ऑफ गुड्स फ्रॉम प्लेजर टू प्लेजी। डिलीवरी ऑफ गुड्स यहाँ पे होती है, डिलीवरी ऑफ गुड्स क्या होती है, कंस्ट्रक्टिव भी हो सकती है और एक्चुअल भी हो सकती है। पोजीशन ट्रांसफर कंस्ट्रक्टिव भी हो सकती है, एक्चुअल भी हो सकती है, जैसे बेलमेंट में होता है। तो बेलमेंट की सारी चीजें यहाँ अप्लाई हो रही है, यहाँ पे कुछ चीजें एक्स्ट्रा अप्लाई भी होंगी जो स्पेसिफिकली दी होंगी, या जो भी डिफरेंस होगा बेलमेंट से वो स्पेसिफिकली दिया होगा। अदरवाइज क्या है, ये बेलमेंट के अंदर जितनी भी चीजें अप्लाई हो रही हैं, जितने भी राइट्स क्रिएट हो रहे हैं, वो सारे यहाँ भी क्रिएट होंगे ही, क्योंकि ये क्या है, एक स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ बेलमेंट है, ठीक है। क्लियर है, चलो 15 मिनट का ब्रेक। हाँ डाउट पूछना, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, डाउट डाउट डाउट, हाँ हाँ। Finder of good can pledge the goods for recovering the expenses. Finder of goods क्या प्लेज कर सकता है? हाँ देखो, अगर फाइंडर ऑफ गुड है, उसको ओनर नहीं मिल रहा है, ओनर अगर नहीं मिल रहा है उसको रीजनेबल ट्राई करने के बाद में भी, अब क्या है, वो गुड उसको वो अपने पास ही रखेगा, उसको फिर वो बाद में प्लेज कर सकता है। फाइंडर ऑफ गुड है, उसका ओनर नहीं मिल रहा, उसने अपने पास गुड्स रख लिए, अब उसके पास राइट है ना कि गुड्स रखने का, होल्ड करने का राइट है। अब आप क्या कर सकते हो, उन गुड्स को आगे प्लेज भी कर सकते हो, अगर आपने रीजनेबल टाइम आपने स्पेंड कर दिया ओनर को ढूंढने में और वो नहीं मिल रहा है, ठीक है।